सुप्रभात साथियों। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान हमारा नया सीरीज। आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होंगे। इसमें हम बहुत सारी किताबों का कलेक्शन करके और उसमें से जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनके आधार पर पढ़ा रहे हैं। और इसके प्रश्न उत्तरों के स्रोत बहुत जगह से हैं, जिसमें कई अदर इंस्टीट्यूट के भी नोट्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आज का 8वां भाग है और आप लोगों से अनुरोध है कि अपने आस पड़ोस सभी को वीडियो शेयर करें, चाहे आप व्हाट्सएप से करें, चाहे आप इंस्टाग्राम से करें, टेलीग्राम से करें, किसी से भी करें, ताकि शिक्षा हर किसी तक पहुंचे और सबको इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, उत्तराखंड के वन संबंधी जानकारियाँ। ठीक है, उत्तराखंड में वन संपदा का अतुल्य भंडार है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 34,650 वर्ग किमी में वन का विस्तार है। उत्तराखंड में 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वनों का प्रतिशत 16.3 तथा 1200 से 1800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 22.3% और 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक यानी 22.3, ये 22 नहीं 28 ये ऊपर का सेम हो गया। ठीक है, तो ये 28.3 से ज़्यादा है। ठीक, प्रतिशत वन है। और 3000 से ऊपर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उसमें 7.5% वन क्षेत्र है। और आपको बता दूं तो 14वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्रफल के 46.73% भाग पर वन है। ठीक है, 14वें वन रिपोर्ट के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला आप देखिए, इसमें से 19.61% भाग अति सघन और 56.11% भाग का मध्यम सघन वन और 24.27% भाग खुले वन का है। तो ये याद रखना, तीन अलग। अति सघन वन आपका 19.61, मध्यम सघन 56.11 और खुले वन 24.27। उत्तराखंड में कुल वनों में 49.63% आरक्षित वन है और 18.48% संरक्षित वन है और 2.93% अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र और जो क्षेत्रफल के हिसाब से वो पौड़ी गढ़वाल जिले में है तथा सबसे कम क्षेत्रफल उधम सिंह नगर में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में आपका बहुत ज़्यादा है और उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा आपका औद्योगिक क्षेत्र है, तो इसलिए वहाँ वन बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे अधिक सघन वन नैनीताल में है और सबसे अधिक मध्यम सघन वन ये पौड़ी गढ़वाल में। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल में और सबसे कम क्षेत्रफल है उधम सिंह नगर में। और सबसे अधिक सघन वन नैनीताल में और सबसे कम सघन वन या मध्यम सघन वन, सबसे कम नहीं कह सकते इसे, मध्यम सघन वन पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, और सर्वाधिक खुले वन पौड़ी जनपद में। ठीक है, खुले वन भी पौड़ी जनपद में। राज्य में कुल वनों का 59.70% गढ़वाल मंडल में तथा 40.30% कुमाऊं मंडल में। तो गढ़वाल मंडल का क्षेत्रफल ज़्यादा है इसलिए वहाँ पर ज़्यादा है और कुमाऊं में कम है। ठीक है, उत्तराखंड में नदी बेसिनों के कुल क्षेत्रफल में वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन टॉन्स बेसिन में है। जैसे नदी बेसिन या नदी घाटी क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो जो टॉन्स नदी बेसिन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल को देखो तो वन विभाग के अधीन है आपका 70.46 और राजस्व विभाग के अंदर है आपका 13.76 और जो आपका वन पंचायत है या जिला जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में होता है और उसके अंदर है आपका 15.32 और निजी वन है आपका 0.46%। ठीक है, इसे आप 0.46% भी पढ़ सकते हैं या ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखें उपोष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उपोष्ण कटिबंधीय वन ये 750 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन क्षेत्र में कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू तथा बांस आदि वृक्ष प्रमुख हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में देखो तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन आपका 1500 मीटर से कम की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में औसतन कम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में ढाक, सेमल, गुलर, जामुन व बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। आप ये याद रखना कि किस कटिबंधीय क्षेत्र में कौन से वृक्ष हैं, अक्सर यही पूछते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट
डिसिशियस फॉरेस्ट। तो ये इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में देखिए तो वनों को मानसून वन भी कहते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पतझड़ वन होता है इसे मानसून वन भी कहते हैं। इन वनों में उत्तराखंड 1500 मीटर के अधिक ऊंचाई तक फैला है ये क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें मुख्य भाग यहाँ पर जो फसल माफ कीजिए पेड़ है या आपका जंगल है तो वो उसमें सागौन, सहतूत, पलास, अंजन, बहेड़ा, बांस और साल के वृक्ष मिलते हैं। अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। तो अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान वन क्षेत्र के 3000 से 36,000 मीटर की माफ कीजिए 3600 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः जूनिफर, विलो, रिप्स आदि वृक्ष या झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इनमें अधिक ऊंचाइयों और घास के मैदान मिलते हैं जिसे बुग्याल, पयार व मीडो कहा जाता है। उत्तराखंड में जो घास के मैदान है तो उसे बुग्याल, पयार, मीडो कहा जाता है, ठीक है। कोणधारी वन। तो उत्तराखंड में कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं और इसमें प्रमुख है चीड़ के वृक्ष, ठीक है। कोणधारी वन में चीड़ के वृक्ष प्रमुख है। पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इसमें आपका स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार तथा ओक, मुख्यतः ओक के 3 प्रजातियां बांज, मोरू, खरसू पाए जाते हैं। ये आपको कहाँ पर्वतीय शीतोष्ण वन में, ठीक है। टुंड्रा तुल्य वनस्पति में देखो तो 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टुंड्रा तुल्य वनस्पति उगती हैं और जबकि इसमें सबसे अधिक ऊंचाई और पर सदैव बर्फाच्छादन रहता है, ठीक है। उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन। तो उप अल्पाइन वन का जो देखते हैं तो वे 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः सिल्वर, फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च और बुरांस के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा उत्तराखंड के प्रमुख जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में शॉर्ट नोट। पहला देखें रवाई आंदोलन, ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया जिसके तहत किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता था। इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए और इसी को ही उत्तराखंड का आपको जालियांवाला कांड या उत्तराखंड का डायर कहते हैं इसको, चक्रधर जुयाल को, ठीक है। तो ये याद रखना, ये उसी से संबंधित है। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा है चिपको आंदोलन। 70 के दशक में बांस के पेड़ों के अंधाधुंध कटाई के कारण इसमें बांस दिया है लेकिन वो मुख्यतः चीड़ के वृक्ष थे, ठीक है, जो उद्योग के लिए ले रहे थे। साथ में बांस के भी थे लेकिन ज़्यादातर चीड़ के थे। तो आगे देखें हिमपुत्रियाँ या वहाँ की महिलाएं, ठीक है। तो चिपको आंदोलन में वहाँ की स्थानीय जनता को एक नाम दिया, स्थानीय स्त्रियों को किस नाम से संबोधित किया गया था, तो ये क्वेश्चन बनता है हिमपुत्री, ठीक है। तो यह था, यह नारा दिया कि हिमपुत्रियों की लड़काल वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। रेनी गांव के जंगलों में गूंज रहे ये नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 से वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से शुरू हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में चमोली जिले के गोपेश्वर में 23 वर्षीय विधवा गौरा देवी द्वारा की गई। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, दिया था जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने के लिए पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। इस आंदोलन के लिए चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट को 1981 नहीं 1982 है, ठीक है, में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आपको चंडी प्रसाद भट्ट का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 1981 बहुत सारी किताबों में मिलेगा, लेकिन आयोग ने इसे 1982 माना था लास्ट टाइम पर। तो आप ये दोनों देखना ताकि कंडीशन के हिसाब से इसे अप्लाई करना, ठीक है। 1977 का वन आंदोलन। 1977 में नैनीताल जिले में शुरू हुआ यह एक राज्य स्तरीय आंदोलन था। व्यापक विरोध के बावजूद
केवल नीलामी की तिथि संशोधित कर 27 नवंबर को तय हुई, जिसके विरोध में नैनीताल का सैले हॉल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया यानी जला दिया, जिसके फलस्वरूप छात्रों की गिरफ्तारी हुई। फरवरी 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। तो ये भी याद रखना कि उत्तराखंड सबसे पहले बंद कब हुआ, ये जब एक लॉकडाउन की तरह पूरा उत्तराखंड बंद हुआ था, तो 1978 में, वो आपका वन आंदोलन के समय। ठीक है। द्वाराहाट के चौंचरी व पालड़ी बागेश्वर में जनता ने ढोल नगाड़े के साथ वनों का कटान बंद कराया। डुंगी पैतौली आंदोलन। चमोली जिले या चमोली जनपद के डुंगी पैतौली में बांस का जंगल काटे जाने के विरोध में यह जनता द्वारा आंदोलन किया गया था। यह बांस के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसी आंदोलन को डुंगी पैतौली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पानी राखो आंदोलन। 80 के दशक के मध्य में उपरेखाल गांव जो है पौड़ी गढ़वाल में के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। इस आंदोलन के सूत्रधार उपरेखाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती थे। उन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया, जिसने क्षेत्र में जन जागरण कर सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटान को रुकवाया था। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में शुरू। रक्षा सूत्र आंदोलन में टिहरी के भिलंगना घाटी के लोगों ने वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर बचाने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2500 पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया था। सरकार इससे पहले कि पेड़ों को काटने शुरू करती, स्थानीय महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन का नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो ये रक्षा सूत्र आंदोलन जो आंदोलन हुआ था उसका नारा है। ठीक है। और याद रखना कि इस रक्षा सूत्र जो आंदोलन था वो भी वन बचाने के लिए ही किया गया था। ठीक है। भिलंगना घाटी टिहरी में। छीनो झपटो आंदोलन। रेणी, लाता, तोलमा आदि गांवों की जनताओं ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को सीमावर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए और इस आंदोलन को छीनो झपटो आंदोलन नाम दिया गया। मैती आंदोलन। मैती शब्द का अर्थ होता है माइका। इस अनोखे आंदोलन के जनक है कल्याण सिंह राउत। उनका उपनाम मैती ही पड़ गया अब। जिनके मन में 1996 में आंदोलन का विचार आया, उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आंदोलन इतना विस्तार पा लेगा। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेदिनी बुग्याल में वनों की देखभाल करते देख श्री राउत ने यह महसूस किया कि पर्यावरण के संरक्षण में युवतियां ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। उसके बाद ही मैती आंदोलन संगठन और तमाम सारी बातों ने आकार लेना शुरू किया। इस आंदोलन के कारण आज भी विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा पौधा रोपने की परंपरा तथा इसके बाद मायके पक्ष के लोगों द्वारा पौधे की देखभाल की परंपरा विकसित हो चुकी है। विवाह के निमंत्रण पत्र पर बाकायदा मैती कार्यक्रम छपता है और इसमें लोग पूरी दिलचस्पी से भाग लेते हैं। चलिए राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापना हुआ था 1936 में और सर हेली के नाम से। ठीक है। कुल क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर। स्थानीय नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत का नहीं, एशिया का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया 1947 में। ठीक है। लेकिन 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ठीक। इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो कि नैनीताल जिला मुख्यालय से 144 किलोमीटर दूर। यह क्षेत्र नगर पालिका रामनगर से काफ़ी निकट है। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। संरक्षित क्षेत्र की घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजातियां और 25 सरीसृप की प्रजातियां व 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। ठीक।
अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये आपका स्थापना 1980 में हुआ था, उत्तरकाशी में है और इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। तीसरा आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापना हुआ था, चमोली जिले में स्थित है और 624 वर्ग किलोमीटर फैल। यह उद्यान 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस उद्यान में हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड, एक मस्ट डियर, ये मस्ट नहीं है मस्क डियर है, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पक्षी और पशुएं बाहुल्य। ठीक है, पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में। ये स्नो लेपर्ड है लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो याद रखना भालू, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि। ठीक है, और मुख्यालय का है जोशीमठ में। फूलों की घाटी ये भी 1982 में स्थापना हुआ था, चमोली जनपद में 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और खोज की थी इसे इसका फ्रैंक स्माइथ ने 1901। याद रखना कि फूलों की घाटी का जो खोज किया था फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में किया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक, उद्यान समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर और गंधमादन पर्वतों के बीच है। पुष्पावती नदी बहती है इसके बीच में। ठीक है, और जो कामेत पर्वत से निकलती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण हजारों किस्म के फूल और दुर्लभ जंतु हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय भी जोशीमठ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1983 में हुआ था। ठीक है, राजाजी हमारे जो देश के श्री राजगोपालाचार्य के नाम से ही इसका नाम पड़ा है राजाजी। ठीक है, तो ये गढ़वाल, देहरादून, ये क्षेत्र गढ़वाल में देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में फैला है। ठीक है, क्षेत्रफल है इसका 820.42 वर्ग किलोमीटर। इस पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य प्राणी एवं 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में साल, खैर, शीशम, झिंगन, खरपट, बाल की सेन, चीड़, सीरस, रोहिणी आदि प्रमुख हैं। इसका मुख्यालय देहरादून में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्थापना हुआ था, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, 2390 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के में मुख्य वन्य जीवों में हिम तेंदुआ, हिमालय भालू, कस्तूरी मृग, भरल और पक्षियों में देखो तो मोनाल, कोकलास, ट्रेगोपान आदि प्रमुख हैं। तो साथियों, आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। कल नई सीरीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। अपना तैयारी अच्छे से करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो।